तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि फैराडे सर के लॉ से मैंने करवाया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था, फैराडे सर ने कैसे किया था, यहाँ पे एक छोटा सा कॉइल लिया था जिसके एरिया कम था, डन। इसके अक्रॉस उन्होंने एक ईएमएफ लगवाया था, उन्होंने नहीं लगवाया, तो वो तो स्विच से कर रहे थे। हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए तो हमने यहाँ पे एसी सोर्स ही लगवा दिया और इसके अक्रॉस में एक बड़ा एरिया वाला एक कॉइल लिया था, डन। उसके बाद जब यहाँ पे स्विच चालू हुआ था, कुछ करंट फ्लो हुआ था, तो इसकी वजह से देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है एक कॉइल के अंदर में। और कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे जो लिंक होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लिंकिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड हो रहा था। यहाँ तक हमने बातें किया था, डन। और आपके बुक में जो ये चीज़ दिया है कुछ ऐसे बताया गया है, डन। आपके बुक के हिसाब से जो छोटा वाला कॉइल है इसको अंदर में रख दो, ठीक है। ये छोटा वाला कॉइल आपका, डन। ये छोटा वाला कॉइल या फिर सोलिनॉइड, आपको जो बोलना है आप बोलो, डन। ये इसका अंदर में रखा है, इसके पास एक एक्सिस भी है, डन। ये इसका एक्सिस अगर मान ले हम, ये अगर इसका एक्सिस मान ले हम, तो एक्सिस से जो आउटर मोस्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये कितना है, R1 है, डन। हम इसी में से करंट फ्लो करेंगे, डन। R1 इसमें से करंट फ्लो करेंगे। इसका एक R1 है तो इसका एक एरिया भी होगा। जैसे इस केस में इसका जो लेंथ है, लेंथ मान लेते L है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर में जो इसका टर्न है दैट इज़ N1 मान लेते हैं, डन। और इसका जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज़ A1 मान लेते हैं। इस केस में रेडियस में विजुलाइज कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना होगा, इस चीज़ का एरिया होगा A1। एरिया मतलब कितना, पाई R1 स्क्वायर होगा। इसका लेंथ सेम रहेगा, L रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 होगा। इसमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है, फिलहाल I1 करंट फ्लो हो रहा है, डन। यही सेम इसी एक्सिस को रखते हुए इसके ऊपर एक और बड़ा सा सोलिनॉइड प्लेस किया गया है। क्या बात है, क्लियर है? इसके ऊपर एक और बड़ा सा सोलिनॉइड प्लेस किया गया है, डन है। ऐसे करके एक और बड़ा सा सोलिनॉइड प्लेस किया गया इसी के ऊपर। यहाँ तक बातें क्लियर है? इसका भी लेंथ L है। इसका जो रेडियस है ना, यही एक्सिस से इसका जो रेडियस है ये R2 है। सो इसका एरिया 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई R2 स्क्वायर। इसमें भी इसका भी लेंथ हमने सेम L अमाउंट ऑफ लेंथ ही रखा, दोनों का लेंथ सेम है यहाँ पे, डन है। इसका आपका इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 पर यूनिट लेंथ में, तो इसका भी बाहर वाले का N2 रखेंगे, डन। और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके अक्रॉस में जस्ट एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसमें कि हम डिफ्लेक्शन देखने वाले हैं जब करंट प्रोड्यूस होगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें लिया है इसको एक बार कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज लेट अस कंसिडर टू कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे सॉलिनॉइड या फिर आपका कॉइल विथ N1 इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ किसका, कॉइल 1 का, कॉइल 1 A1 दैट इज आपका पाई R1 स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कॉइल 1, इस छोटे वाले कॉइल का या फिर इस कॉइल का एरिया क्या है आपका A1, ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल 1, डन। और हमने क्या लिया यहाँ पे L तो इसका लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन कॉइल 1, डन। इसमें से I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली N2 क्या है आपका, ये जो बड़े वाला रेड वाला कॉइल या फिर यहाँ पे ये वाला कॉइल, दैट इज N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स तो पता है ना क्या होता है, N1 इज इक्वल टू कितने टर्न्स है अपॉन उसका लेंथ। दोनों के केस में लेंथ क्या है, सेम लेंथ हमने रखा, ठीक है। N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट किसका, ऑफ कॉइल 2। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो N2 मतलब टोटल जितने लेंथ है डिवाइडेड बाई उसका टोटल जितना टर्न्स है, 100 टर्न्स डिवाइडेड बाई कितना मीटर का कॉइल है आपका, सेंटीमीटर का कॉइल है। यहाँ तक बातें क्लियर है? और A2 क्या है आपका, A2 इज़ द एरिया ऑफ कॉइल 2 दैट इज़ पाई R2 का
का स्क्वायर। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। हमें बेसिकली हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालना चाहते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था, इस कॉइल में इसमें जो आपका करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। और हमने देखा था इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका करंट का वैल्यू चल रहा था। दैट इज़, ये तो हमने पूरा किया था ना, दैट इज M21 × I1, ये तो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। दैट इज़, अगर मैं यहाँ से M21 लिखना चाहूँ तो कितना होगा, Φ21/I1। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो लिखते हैं ऑल्सो वी नो, जैसे कि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में इसको किया था। दैट इज़ M21 = Φ21/I1। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं, शुरू करते हैं। फिर फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ लिंक्ड होगा, कॉइल 2 के साथ लिंक्ड होगा इस केस में, या फिर इस केस में किसके साथ लिंक्ड होगा, बाहर वाले के साथ। फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2 इज कितना फ्लक्स लिंक होगा, दैट इज लिंक्ड विथ कॉइल 2 इज, एक कॉइल के लिए यहाँ पे अगर 1 टर्न होगा, 1 टर्न के लिए कितना होता तुम्हारा BA, और कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, नहीं तो 180 होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अगर आपका रखा है ना, ऐसे अगर आपका सोलेनॉइड है बड़ा वाला, तो इसके अंदर ऐसे होगा। इस केस में तुम देख ही सकते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरफ बने तो एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो 0 रहेगा, ठीक है। 0 नहीं तो 180 रहेगा इस केस में। अगर तुम देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गए तो एरिया वेक्टर ऐसा बन गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए वाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जा रहा है, तो 0 नहीं तो 180 रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे cos 0 मान लेते हैं, ठीक है। 1 टर्न के लिए इतना, यहाँ पे कितने टर्न्स है भाई, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, और इस बाहर वाले में कैपिटल N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल n पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे N1, यहाँ पे कैपिटल N2, बाहर वाले में कितना है, कैपिटल N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे N2BA। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में लिंक्ड हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये वाला कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, दैट इज μ0 Ni, यहाँ पे N क्या है, N1, और करंट I1। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, दैट इज N2 को क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, N2 = स्मॉल n2 × L, तो लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉल n2 × L। N2 को लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहाँ पे कितना बन रहा था, μ0 N1 साथ में I1। एरिया को फिलहाल यहाँ पे एरिया किसका, इस कॉइल का A2 एरिया ले, दैट इज़ बाहर वाले का एरिया A2 ले, या स्मॉल वाले का एरिया A1 ले। ये चीज़ आप याद रखोगे हमेशा के लिए। सपोज़ ए आपका बड़ा वाला कॉइल है, ये मेरा छोटा वाला कॉइल है, तो छोटा वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो लिंक कितना हो रहा है, बस इतना सा हो रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन, छोटा वाला प्रोड्यूस कर रहा है, छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और बड़े वाले का एरिया ऐसा बड़ा वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूँ, इस केस में छोटा वाला सोलिनॉइड है, बड़ा वाला सोलिनॉइड, इसमें कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसमें एरिया क्या लोगे आप, छोटे वाले का एरिया लोगे, क्योंकि ये छोटे वाले से तो कट रहा है ना, तो यहाँ पे छोटे वाले का एरिया आएगा, और ये बड़ा वाला तो A2 था, याद रखना। सिमिलरली केस में अगर ये बड़े वाले में करंट फ्लो होता और इसमें इस बार करंट फ्लो करते और इसमें इंड्यूस्ड EMF होता, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पूरे बनते, लेकिन ये काटता कितने को, मैग्नेटिक फील्ड कितने को काटता, इसी को काटता, इस एरिया के वाले को ही काटता, ठीक है, छोटे एरिया को। तो याद रखना हमेशा एरिया, जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस लोगे, हमेशा आप जो एरिया लोगे ना, एरिया रहेगा एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 2। इन दोनों में जिसका एरिया सबसे छोटा है, हम बस उसी का एरिया लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में एरिया किसका आएगा, पिद्दू वाले का कि बड़े वाले का, इस केस में किसका आएगा, पिद्दू वाले के एरिया कि बड़े वाले के एरिया, पिद्दू वाले का आएगा। दैट इज़ यहाँ पे A1 लिखना चाहिए हमें, तो A1 लिख देते हैं। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हमारे पास मिल चुका है कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, डन, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकंड कॉइल में ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ये हमारे पास मिल चुका है। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, दैट इज M21 = Φ21 कितना है हमारे पास, ये पूरा निकल के आ चुका है, दैट इज N2L μ0 N1 I1 A1 लिख दिया। Φ21 इतना लिंक्ड हो रहा है डिवाइडेड बाय I1, तो यहाँ से I1 कटेगा, और मैं इसको थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, दैट इज़ M21 = यहाँ पे लिखते हैं μ0 को पहले, फिर N1 N2 L
A1, ए हो गया तुम्हारा। सेकेंड कॉइल में कितना हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें कि इस वाले कॉइल में इस बार गैल्वेनोमीटर लगवा दिया, दैट इज आउटर कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर नहीं, इनर कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, छोटे वाले में गैल्वेनोमीटर लगाया और बड़े वाले में हमने करंट फ्लो किया, तब कितना होगा, तब इसका उल्टा होगा 1 2, और ये वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट। यहाँ पे जस्ट चेंज क्या आएगा, N2 की जगह में क्या आएगा N1। देखो जब हम इसमें फ्लक्स लिंकेज चेक करेंगे तो N2 की जगह में क्या आ जाएगा N1 L आ जाएगा, यहाँ पे N2, अभी इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें फ्लक्स लिंक होगा तो N1 L1 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 आ जाएगा। बाकी सारे चीज़ तो सेम रहेंगे, I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुल मिला के ये जो एक्सप्रेशन होगा ना जस्ट ऐसा उल्टा बन जाता है N2 N1 L, और एरिया किसको लेंगे हम लोग, कितना कटेगा छोटे वाले का, ठीक है, दैट इज़ A1, छोटे वाले का तब भी रहेगा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का एक्सप्रेशन डिक्टो सेम है, यहाँ पे 1 × 2 लिखा है, यहाँ पे N1 × N2, यहाँ पे N2 × N1 लिखा है। तो अभी से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ही फॉर्मूले को लिखेगा, दैट इज़ M = म्यू नॉट N1 N2 इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आपका लेंथ ऑफ द कॉयल, जो कि दोनों केस में सेम लिया है हमने, इंटू एरिया। एरिया क्या रहेगा यहाँ पे स्मॉलर वाला, क्या बात है, क्लियर है। हियर एरिया इज स्मॉलर 1, हियर एरिया हम किसका लेंगे, स्मॉलर वाले के एरिया को लेंगे। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को थोड़ा अलग से हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमें पता है N1 क्या है, N1 जाके तुम्हारा है कैपिटल N1/L, तो इसको ऐसा लिख देंगे तो कैसा हो जाएगा M = म्यू नॉट, इस N1 को क्या लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल N1/L, इस N2 को, स्मॉल N2 को कैपिटल N2/L, इंटू L इंटू यहाँ पे स्मॉलर एरिया, तो L यहाँ से कट जाएगा, तो एक और फॉर्मूला मेरे पे क्या निकल के आएगा, दैट इज़ म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो यहाँ से एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चंस। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन में देखो ध्यान से, तो इस एक्सप्रेशन में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। तो हमें जानना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंथ के साथ कैसा बिहेव करता है। तो याद रखो इस केस में यहाँ पे N1 N2 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, याद रखो यहाँ इसमें इफ नंबर ऑफ टर्न्स, अभी समझा दूंगा, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज remain constant and length is increased, and then length is increased, then coefficient of mutual inductance increases। इसका मतलब ये होता है अगर टर्न्स है, ठीक है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 10-10 टर्न है, तो ऐसे करके अगर आप 1 सेंटीमीटर में 10-10 टर्न, ऐसे 10 टर्न 20 टर्न 30 टन, ठीक है, पहले आपके पास 10 टन था 1 सेंटीमीटर में 10 टन, फिर हमने अपने एक और 10 टन जोड़ा, तो भी लेंथ क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना। अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को सेम करते हुए बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा। डन। तो उस केस में आपका जो M का वैल्यू है, कैपिटल M का वैल्यू है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो बढ़ेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, इस केस में दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इज सेम, ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्न इज कांस्टेंट and length is increased then coefficient of mutual inductance decreases। इसका मतलब है ये मान लो मेरे पास एक सोलिनॉइड है, इसके अंदर ऐसे कुछ टर्न्स हैं, डन, इसके अंदर 10 टर्न्स हैं, 10 टर्न है, ठीक है। अब मैंने इसका लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया, तो लंबा कर दूंगा तो कैसा, ऐसे ढीले ढीले टर्न्स बन जाएंगे,
ये बातें क्लियर है। ऐसे ढीले ढीले टर्न्स बढ़ेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगा, इसके कंपेयर कर इसका अगर L1 था ये L2 था तो यहाँ पे L2 लेंथ इज ग्रेटर देन L1, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, अभी भी 10 ही है, बस वो ढीले ढीले हो गए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रखते हो, दैट इज आप कॉइल वाइंडिंग नहीं करते हो, बस लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। जैसे ए वाले केस में डिक्रीज होगा। कैपिटल एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये बातें क्लियर है। और दूसरे केस में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसको सेम रखते हैं, दैट इज ऐसा टर्न सेम है, इसके बाद आपने सेम ऐसे ही टर्न बनाए और इसको फिर आपने लेंथ तक बढ़ाया, तो इस केस में क्या होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी 10 टर्न्स है, यहाँ पे भी आपने 10 टर्न रखा, डन, आपने सेम एक और नया टर्न बनाया, तो इस केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ा है, लेकिन इस केस में लेंथ बढ़ने के साथ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इस वाले केस में आपने नंबर ऑफ टर्न्स 10 रखा, उसको लंबा कर दिया बस खींच के, तो उस केस में आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, डन है। तो यही है बेसिकली आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन। और याद रखना यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला एरिया रहेगा दोनों के अंदर में उसी को लेना है, ठीक है। अगर ऐसा दे दे तब भी छोटे वाले का लोगे, अगर ऐसा कोएक्सियल दे दे तब भी छोटे वाले का ही लेना है। और हमारे पास एक और टॉपिक बचता है, दैट इज कपलिंग के ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।